नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 24 में। तो हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं मुग़ल काल, और मुग़ल काल के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो ये 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इनका एक मास्टर वीडियो या फिर मैराथन वीडियो के रूप में देंगे। तो अभी हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आए हैं, तो मुग़ल काल की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मुग़ल काल की शुरुआत कैसे होती है और यह कैसे भारत में एक अपनी मजबूत सत्ता को स्थापित करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में है और वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करें तो आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। तो पहला है कि भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई। तो भारत में मुग़ल वंश की जो स्थापना होती है वास्तविक रूप से तो 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना होती है। मुग़ल वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। किसके द्वारा हुई। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे हम बाबर कहते हैं। तो बाबर का पूरा नाम क्या है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुग़ल वंश की नींव रखने से पूर्व बाबर कहाँ का शासक था। तो ज़हीरुद्दीन जो मोहम्मद था वो मुग़ल वंश की स्थापना रखने से पूर्व वह कहाँ का शासक था। तो वह फरगना का शासक था। कहाँ का था। फरगना का जो है अफ़गानिस्तान। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था। उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी। तो बाबर था उसके जो वंशज थे उनकी राजधानी कहाँ थी। तो वह थी समरकंद। कहाँ थी। समरकंद में थी। नेक्स्ट है मुग़ल शासक किस वंश से संबंधित थे। जो मुग़ल शासक थे वह कौन से वंश से संबंधित थे। तो वह थे चुगताई तुर्क से। कौन से वंश से संबंधित थे। चुगताई तुर्क से। नेक्स्ट है पिता की ओर से मंगोल शासक किससे वंशज थे। जो पिता की ओर से मंगोल शासक किसके वंशज थे। तो पिता की ओर से तैमूर वंश के थे। तो वहीं माता की ओर से बात करें तो माता की ओर से किसके वंशज थे। तो माता की ओर से थे चंगेज खां के वंशज। किसके थे। तो ये 2 वंशजों के मेल से बना था जो मुग़ल वंश है। एक तो तैमूर वंश और दूसरा चंगेज खां। नेक्स्ट है बाबर द्वारा बादशाह की उपाधि कब धारण की गई। तो बाबर द्वारा 1507 में काबुल विजय के बाद बादशाह की उपाधि धारण की गई। कब की गई। 1507 में काबुल विजय के बाद में। बाबर द्वारा लड़ा गया 501 में सरय पुल का युद्ध में बाबर किससे पराजित हुआ। तो बाबर ने 1501 में सरय पुल का युद्ध लड़ा। किसके बीच हुआ था। शेवानी खां के और बाबर के बीच, जिसमें शेवानी खां की विजय हुई थी और बाबर पराजित हो गया था। तो यह दोनों तरफ से याद है कि किसके बीच हुआ। तो शेवानी खां और बाबर के बीच कब लड़ा गया। तो 1501 में लड़ा गया। ही गलत, 1501 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है बाबर द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया था। तो बाबर द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण की बात करें तो 1519 में किया गया था। क्या किया था। ये 1501 है, 1501 है, 501 नहीं है। तो बाबर द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया था। तो बाबर द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था 1519 में। बाबर द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था। जो बाबर द्वारा 1519 में प्रथम आक्रमण किया गया था ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो ये हुई थी 1526 में। यहीं से मुग़ल काल की नींव रखी गई है और भारत में मुग़ल काल स्थापित हो जाता है पानीपत की प्रथम लड़ाई से। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई। ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसकी हुई थी। इब्राहिम लोदी के बीच। क्योंकि जो मुग़ल काल था या मुग़ल वंश से पूर्व भारत में कौन सा वंश था। तो वह लोदी वंश था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की प्रथम युद्ध में कौन जीता। तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध था इसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत की जीत में बाबर का मुख्य कारण क्या था। जो पानीपत की जीत हुई इसमें बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था। तो जीत का मुख्य कारण था तोपों का इस्तेमाल और सैन्य कुशलता। क्या था। बाबर ने इसमें तोपों का इस्तेमाल किया और उसकी सैन्य कुशलता के कारण ही वह पानीपत के युद्ध में जीता। बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में तोप खाने की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया। तो बाबर ने
पानीपत में कौन सी तोप खाने की पद्धति का प्रयोग किया? तो वह थी उस्मानी पद्धति। कौन सी थी? उस्मानी पद्धति, यानी कि दो गाड़ी के बीच में तोप रखकर चलाना, इसे उस्मानी पद्धति का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर कहा गया। क्या कहा गया? कलंदर। उसकी उदारता के कारण, क्योंकि कलंदर की उपाधि के प्रदान किए जाने का कारण क्या था? तो कलंदर की उपाधि प्रदान किए जाने का कारण था कि विजय के बाद बाबर द्वारा प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया गया। क्या किया गया? विजय के बाद प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया गया, जिसके कारण उसे कलंदर कहा गया। नेक्स्ट है, खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध की बात करें तो खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किसके बीच हुआ? तो खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, खनवा के युद्ध में कौन विजय हुआ? तो खनवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ था। बाबर की खनवा विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो बाबर का जो खनवा विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था जिहाद की घोषणा करना। उसने जिहाद का नारा दिया, जिसके कारण वह विजय हासिल कर सका था। खनवा युद्ध के बाद बाबर के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो खनवा के युद्ध के बाद बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी। कौन सी की गई थी? गाजी की उपाधि धारण की गई थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। खनवा का युद्ध, देखो, पानीपत 1526, खनवा का युद्ध 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528। तो इस तरह आप याद रखें। चंदेरी का युद्ध किस के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। 1526 पानीपत, 1527 में खनवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो बाबर द्वारा लड़े गए और इनमें विजय प्राप्त की गई थी। घाघरा का युद्ध किस के मध्य हुआ? तो बाबर और महमूद लोधी। किसके बीच हुआ? महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था, महमूद लोधी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इतिहास का वह युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह पे लड़ा गया था। बाबर की आत्मकथा क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम था तुझ ए बाबरी या बाबरनामा। तो बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबरनामा की जो रचना है वह किस भाषा में की गई? तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। किसमें की थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका जो फारसी अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रहीम खाने के द्वारा। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा बाबरनामा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख करवाया गया? तो बाबर द्वारा बाबरनामा में किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया? तो दो राज्य थे, एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख बाबरनामा में करवाया गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह मीर बाकी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? मीर बाकी के द्वारा। बाबर के द्वारा काबुल में किस नाम से चांदी के सिक्के चलाए गए? तो बाबर द्वारा काबुल में शाहरुख नाम से चांदी के सिक्के चलाए। किस नाम से चलाए गए? शाहरुख नाम से चलाए गए। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में आगरा में। कब हुई थी? 1530 में आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो बाबर का जो मकबरा है उसे कहाँ स्थानांतरित किया? आगरा से काबुल में स्थानांतरित किया। कहाँ किया गया? आगरा से काबुल में। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज बाबर से और किस प्रकार जो यहाँ पे मुग़ल वंश स्थापित होता है उसकी चर्चा की। तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें। मिलते हैं एक अगले इसी से संबंधित हुमायूं और हम शेरशाह सूरी को एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू।